चलो यार, कल हमने देख लिया था स्पीड वेलोसिटी वगैरह, देख लिया था एवरेज वेलोसिटी के बारे में, देख लिया था। अब दो केस देखते हैं हम लोग। ठीक है। एक केस हम लोग देखते हैं जिसमें पार्टिकल जो होगा इक्वल टाइम के लिए अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है। और एक दूसरा केस देखेंगे जिसमें पार्टिकल जो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वो इक्वल अलग अलग वेलोसिटी से। ठीक है। पहला देखते हैं कि व्हेन टाइम इज सेम, व्हेन टी जो है वो सेम हो, अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है लेकिन सेम टाइम के लिए। जैसे मान लो एक पार्टिकल जो है वो पॉइंट ए से लेकर के बी तक जा रहा है। ये सब पार्ट फटाफट करते खत्म करेंगे, उसके बाद सवाल थोड़े अच्छे करेंगे, ज्यादा भी करेंगे। तो मान लो v1 वेलोसिटी से वो टी टाइम तक चला, अगली बार वो v2 वेलोसिटी से फिर टी टाइम से, फिर v3 वेलोसिटी से फिर अगले टी टाइम के लिए, ऐसे ही एन टाइम इंटरवल दे रखा है। और हमें पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। तो एक बात देखो, मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड और वेलोसिटी कब इक्वल होंगे, जब अगर मान लो पार्टिकल अपना मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं करे। तो यहाँ देखो, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज हो नहीं रहा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही सेम होगा। तो अगर आपसे वेलोसिटी या स्पीड अगर दोनों ही पूछा जा रहा है, दोनों ही क्या होंगे, सेम। यहाँ से हमारा तरीका क्या रहेगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, अपॉन कितना, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें तो देखो, मान लो ये हमें जो नहीं दे रखा है वो मान लो हमने ये इस वाले कलर से लिखा, ये मान लो S1, ये S2, ये S3, ऐसे ही अपना पूरा टोटल Sn तक जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट ये Sn अपॉन टोटल टाइम किसके बराबर, अगर ऐसा n टाइम इंटरवल है तो टोटल टाइम जो आएगा वो किसके बराबर, n इंटू टी के। S1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी प्लस V3 इंटू टी प्लस ऐसे ही आएगा अपॉन कितना, n इंटू टी। फाइनली ये सारा t कैंसिल आउट होगा और हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन कितना, n। अब जो ये वैसे फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें इसको ऐसे ही प्रोसीड करने का तरीका ध्यान रखना है। क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये चीज ध्यान रखना अपने को। इफ n इक्वल्स टू टू, n इक्वल्स टू टू है अगर, यानी एक आदमी a से लेकर के b तक जो जा रहा है वो दो वेलोसिटी से कवर कर रहा है और दोनों टाइम अपना सेम है, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड आएगी वो किसके बराबर, तो v1 प्लस V2 अपॉन कितना, 2 के बराबर। चलो ये बताओ, क्लियर हुआ यहाँ तक, हाँ या ना, फटाफट बोलते जाओ, एक बार बस रिवाइज करना है, ये सब चीजें काफी, ये सभी को पता भी होंगी, फटाफट बोलो जल्दी से। क्लियर यहाँ तक, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट, अब हम इसके बाद देख रहे हैं कि मान लो केस सेकंड अगर देखा जाए, केस सेकंड, कि जब जो डिस्प्लेसमेंट है या जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो सेम है। ठीक है, जो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो अलग अलग वेलोसिटी से कवर कर रहा है वो अगर सेम है, यानी पार्टिकल पॉइंट ए से लेकर के बी तक अगर जा रहा है, इसमें पहला S1 डिस्टेंस, एक मिनट, S डिस्टेंस जो है वो V1 से जा रहा है, अगला S V2 से, उसका अगला V3 से, ऐसे ही अगर कंटिन्यूअसली जा रहा है। तो इस केस में अगर हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, फिर से यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी फिर से क्या आएगा, एवरेज स्पीड जो आएगा वो किसके बराबर, एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। एवरेज स्पीड जो होगा वो किसके बराबर, तो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगा। यहाँ से क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना आएगा, एस, या टोटल डिस्टेंस, दोनों चीजें यहाँ पे क्या है, सेम, एस प्लस यही आता जाएगा अपॉन कितना। तो मान लो कि इस वाले में टाइम कितना लगा, T1, इस वाले में T2, इस वाले में T3, ये सब आएगा। तो कितना आएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस ऐसे ही एंड एंड टर्म्स तक जाएगा। फाइनली एस की वैल्यू अपने पास, एस तो कांस्टेंट है, सबका सेम है। T1 को क्या लिखेंगे, तो T1 इक्वल्स टू, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ n इंटू एस अपॉन, T1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो S अपॉन V1 प्लस
T2 को क्या लिखूंगा, S अपॉन V2 और प्लस ऐसे ही आएगा। इसको आप S कॉमन लेकर के सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आएगा, N अपॉन 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस ये कुछ इस तरह से। अब एक बार देखो फिर से, यहाँ से हम अगर देखें कि इफ n इक्वल्स टू कितना हो जाए 2 के बराबर, तो एवरेज स्पीड जो आएगा वो किसके बराबर, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू n अपॉन 1/V1 प्लस 1/V2, यानी कितने के बराबर, 2V1 V2/V1 प्लस V2 के बराबर। ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा। चलो ये क्लियर हो गया। जिसको जहां नहीं समझ आया वो बता देना, बाकी हम लोग फटाफट आगे बढ़ते चलेंगे। क्लियर यहाँ तक, हाँ है ना। चलो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, अब यार यहाँ से देखो, जैसे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हमने देखा, वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो एक्सेलरेशन बताएगा वो हमें क्या बताएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है। यानी ये बेसिकली किसी भी क्वांटिटी का अगर रेट ऑफ चेंज होता है तो वो क्या बताएगा हमें, एक सेकेंड में या यूनिट टाइम की बात कर सकते हैं। वो यूनिट टाइम हो सकता है मिनट हो, आवर हो, सेकेंड हो। तो यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितने का चेंज आया, तो ये क्या बताएगा बेसिकली कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। यहां से देखें, मान लो अगर एक्सेलरेशन ए डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन कितना, टाइम इंटरवल या टाइम टेकन, जो भी लिख सकते हो, टाइम इंटरवल। तो मान लो अगर कोई एक पार्टिकल जो है अगर किसी ऐसे कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके का कर्व्ड पाथ है। ये एक बात देखो कि इस पॉइंट पे जब पार्टिकल होगा, ठीक है, स्लोप के टर्म्स में हमने देखा था कि यहाँ पे जो डी आर वेक्टर होगा, जैसे मान लो पार्टिकल जो भी अगर कर्व्ड पाथ पे मूव करेगा तो वी वेक्टर का डायरेक्शन हमने क्या लिखा था, वी वेक्टर इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी के बराबर। ये एवरेज वेलोसिटी। अगर वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो क्या लिखा था अपन ने, डी आर बाई डी टी। अब एक बात देखो, कोई भी मान लो अगर ऐसे कर्व्ड पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है तो किसी डी टी टाइम इंटरवल के लिए जो v का डायरेक्शन होगा वो डी आर के डायरेक्शन में होगा, और जो डी आर का डायरेक्शन होगा वो इसके टेंजेंट के अलोंग होगा। क्योंकि ये काफी स्मॉल, तो इसका डी आर किधर किसके अलोंग होगा, टेंजेंट के अलोंग। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी अगर कोई भी पार्टिकल जब अगर कर्व्ड पाथ पे मूव करेगा तो उस केस में जो उसकी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो उसके टेंजेंट के अलोंग होती है। अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है, सपोज ऐसे कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है, इधर की तरफ जा रहा है तो ऐसे होगा, यहाँ पे देखिए तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, अगर उल्टा जा रहा होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो वो t इक्वल्स टू 0 पे था, यहाँ वेलोसिटी इधर के डायरेक्शन में, इसको मैं लिख रहा हूँ v इनिशियल वेक्टर, जो t इक्वल्स टू 0 पर्टिकुलर दैट इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वो vi वेक्टर, और इस t इक्वल्स टू डेल्टा t टाइम पे, t इक्वल्स टू कितना है, डेल्टा t टाइम पे अगर बात करें तो उस समय वेलोसिटी इधर की तरफ है जिसको मैं फाइनल वेलोसिटी लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी vi, फाइनल वेलोसिटी vf। एक बात समझो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से एक चीज देखो, इसको दोबारा मैं क्लियर करता हूँ। ये हमने देख लिया कि एक्सेलरेशन a जो आएगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो जब भी अगर एक बात सोचो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v वेक्टर को मैंने क्या लिखा था, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। और एक बात मैंने बताई थी कि जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो डी आर वेक्टर के डायरेक्शन में। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही किसका डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का। मान लो एक कर्व्ड पाथ कुछ ऐसा ले रहे हैं, ठीक है, एक कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है, तो अगर t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे और t इक्वल्स टू मान लो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें तो उस dt टाइम इंटरवल में बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा।
ये भले इस कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है, इस dt टाइम इंटरवल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कुछ इसी के डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और यही मैंने बोला था कि ये dr वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और अगर यही dr वेक्टर का डायरेक्शन है तो यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। यानी किसी भी कर्व्ड पाथ पे अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो dr वेक्टर यानी उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा टेंजेंट के अलोंग होगा। हाँ, अब ये हो सकता है सर ये इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ, तो ये डिपेंड करेगा कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है या फिर ऐसे। ये वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन समझ आया पहले, हाँ या ना ये बताओ। ये चीज क्लियर हुआ कि अगर कोई भी कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहे हो आप तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर, तो टेंजेंट के अलोंग होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से देखे तो वी आई वेक्टर इधर की तरफ, वी एफ वेक्टर इधर की तरफ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इनके बीच में t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, t इक्वल्स टू डेल्टा t पे यहाँ पे है, तो एक्सेलरेशन a वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, ये लिखा था अपन ने, और कितने टाइम में हुआ, तो डेल्टा t टाइम में। तो a वेक्टर को क्या लिखेंगे, डेल्टा v वेक्टर अपॉन कितना, डेल्टा t, यही आएगा हमारा कौन सा, एक्सेलरेशन वेक्टर। अब ये डेल्टा v जो निकालना है वो थोड़ा समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो एक बार देखो, इस डेल्टा v को हम क्या लिखेंगे, किसी भी क्वांटिटी में जब चेंज निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, तो वी एफ वेक्टर माइनस ऑफ v इनिशियल वेक्टर अपॉन डेल्टा t के बराबर, वी एफ वेक्टर माइनस वी आई अपॉन कितना, डेल्टा t। अब एक बात देखो, वी एफ माइनस वी आई करना है, इसको कैसे लिख सकते हैं थोड़ा, तो वी एफ वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी आई वेक्टर। ये एक बात ध्यान रखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जहां अब आपको याद होगा तो हम ऐसे ही करते हैं, वी एफ वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी आई वेक्टर। तो ये हमारा वी आई वेक्टर हुआ और ये हमारा एक तरह से वी एफ वेक्टर हुआ। ठीक है, ये हमारा एक तरह से अगर इसको ड्रॉ करें तो ये हमारा कौन सा हो गया, वी आई वेक्टर, और ये जो हो गया वो वी एफ वेक्टर हो गया। मान लो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। हमें क्या करना है, अगर डेल्टा वी निकालना है तो वी एफ माइनस ऑफ वी आई करेंगे। यहाँ समझना जरा थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहा है लेकिन ज्यादा टिपिकल नहीं है एकदम से, वेक्टर का थोड़ा सा यूज हो रहा है और कुछ नहीं है। ए वेक्टर इक्वल्स टू मैंने क्या बोला, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कर रहे हैं। डेल्टा वी कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, क्या करेंगे, वी एफ प्लस माइनस ऑफ वी आई अपॉन डेल्टा टी। अब एक बात समझो, यहाँ पे वी इनिशियल इधर की तरफ है, वी फाइनल इधर की तरफ है, हमें दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, तो हमारा वी इनिशियल इधर, वी एफ इधर की तरफ है। ठीक है, वी इनिशियल इधर, वी एफ इधर की तरफ। मैं अब क्या करूंगा कि अब हमें किस दो वेक्टर को ऐड करना है, तो वी एफ और माइनस ऑफ वी आई वेक्टर को। वी एफ इधर की तरफ है, माइनस ऑफ वी आई वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, यही हमारा क्या होगा, माइनस ऑफ वी आई वेक्टर। तो अब इन दो का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा डेल्टा वी का डायरेक्शन देगा और वही हमारा एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन देगा। यानी डेल्टा वी वेक्टर इधर की तरफ कहीं पे आएगा, ये हमारा डेल्टा वी वेक्टर का डायरेक्शन होगा और यही हमारा ए वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। ज्यादा टेंशन ना लो इससे रिलेटेड, में ये जो उल्टा करके जो करने का है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो थोड़ा उस समय और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वी एफ इधर, माइनस वी इनिशियल इधर, यहाँ से यही हमारा डेल्टा वी का डायरेक्शन होगा और वही हमारा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। क्लियर, यहाँ से हम लोग डेल्टा वी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो देखो यार, आपको याद होगा जहां तक वेक्टर के बारे में, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, ठीक है, अगर उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो अगर मुझे आर वेक्टर इक्वल्स टू, अगर मान लो मुझे निकालना हो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो, क्या करेंगे, तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, जिनको याद है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो देख लेना। यहाँ से क्या होता है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ध्यान से रखना, ये जो थीटा है वो हमारा एंगल बिटवीन किसके होता है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, किसके बीच का, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ध्यान रखना, ए और बी के बीच का एंगल होता है। तो
अब एक बार देखो, यहाँ पे दो एंगल बन सकते हैं, तो बोलोगे सर ये वाला थीटा यूज करना है ये वाला, तो हमें अगर मान लो वो माइनस साइन के साथ फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये थीटा, क्यों? क्योंकि वी एफ और वी इनिशियल वी आई उसके बीच का एंगल होगा थीटा, जो कि ये दे रखा है वी एफ और वी आई के बीच का। तो अगर माइनस साइन के साथ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हमें ये थीटा लेना रहेगा। आगे क्वेश्चन कराएंगे उस समय क्लियर और हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखो बेटा, मैंने बोला कि एक पार्टिकल ऐसे कर्व्ड पाथ पे जा रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी इधर की तरफ, इस पॉइंट पे इधर की तरफ। एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, क्या आएगा? वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल्टा टी। माइनस साइन के साथ इसको लिखेंगे तो प्लस माइनस लिख सकते हैं, यानी किस दो वेक्टर को ऐड करने से आएगा? तो हमारा वी इनिशियल इधर है, वी एफ इधर की तरफ है। किसको उल्टा करेंगे? वी इनिशियल को उल्टा करो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही हमारा डेल्टा वी का डायरेक्शन होगा और वही हमारा ए का डायरेक्शन होगा। ध्यान रखना, इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड गलतियां होती हैं तो वो उससे रिलेटेड मैं सवाल करा दूंगा। तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? तो वी आई का स्क्वायर प्लस वी एफ का स्क्वायर माइनस 2vi इंटू वी एफ इंटू कॉस थीटा। अगर मान लो मुझे ये वाला एंगल निकालने की जरूरत पड़े तो इस केस में कितना होता है यहाँ से? तो देखो, इसमें tan अल्फा जो होता है, tan अल्फा यानी tan अल्फा क्या होता है? तो a और माइनस बी, a माइनस बी कर रहे हैं, माइनस बी इधर की तरफ आएगा, इसका रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा, ये अल्फा एंगल होता है। tan अल्फा इक्वल्स टू किसके बराबर? तो b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा के बराबर। जिनको वेक्टर का वेक्टर नहीं आता है बेटा, वो ध्यान रखना, वेक्टर आप जा करके ये कल ही रिवाइज कर लेना, क्योंकि आगे काफी ज्यादा आने वाला है। तो ये अगर अल्फा निकालना है तो tan अल्फा इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे? tan अल्फा इक्वल्स टू किसके बराबर? जिसके साथ एंगल निकालते हैं वो एक बार आता है, तो यहाँ से कितना आएगा? तो वी एफ साइन थीटा अपॉन वी आई माइनस वी एफ कॉस थीटा। टेंशन ना लो, ये मैं इससे रिलेटेड पूरा सवाल करा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। ये बस अभी वेक्टर से आता है, ये वेक्टर आप रिवाइज कर लेना अगर नहीं आता है तो, ठीक है। चलो ये हो गया। ये हमने एक एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर दी, या एक्सेलरेशन बोल सकते हैं उसको। एक और केस आता है कि मान लो हम लोग अगर इंस्टेंट, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना? ये बताओ, क्लियर यहाँ तक, हाँ या ना? थोड़ा सा वेक्टर का यूज आएगा इसमें, मैं जो सवाल कराऊंगा इस फिर उस समय ये क्लियर हो जाएगा, जो ये पूरा पार्ट बताया कि कैसे अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? चलो यार, अब आगे बढ़ते हैं कि मान लो कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो रही हो, ठीक है। जैसे अब अगर एक बात देखो कि इस पर्टिकुलर टाइम पे t इक्वल्स टू टी पे पार्टिकल जो है वो इधर की तरफ जा रहा है, तो v इधर की तरफ, t इक्वल्स टू डी टी प्लस डी टी टाइम, मतलब बहुत छोटे टाइम इंटरवल की अगर बात करेंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई? तो v प्लस डी वी वैक्टर के बराबर। ये dv क्यों लिया मैंने? तो यार एक बार देखो, बहुत छोटा टाइम इंटरवल लेंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी में भी बहुत छोटा सा चेंज आएगा, ठीक है। छोटा सा चेंज आएगा तो हम एक्सेलरेशन ए वेक्टर, अगर मान लो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो क्या आएगा अपने पास? तो ए वेक्टर इक्वल्स टू यही आएगा डेल्टा वी अपॉन, क्या लिखेंगे? डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अब एक बात सोचो, अगर ये टाइम बहुत छोटा तो क्या लिखेंगे उसको? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ये किसके बराबर आएगा? तो ये बहुत छोटा, तो ये भी क्या होगा? काफी स्मॉल, तो ए वेक्टर को क्या लिखोगे? डीवी अपॉन डी टी के बराबर। तो एक्सेलरेशन ए वेक्टर जो आएगा वो हमारा क्या होगा? डीवी वेक्टर अपॉन डी टी। और एक बात ध्यान रखो, ये बेसिकली है क्या? तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, ये चीज मैंने बता रखा है, इसीलिए डिफरेंशिएशन पढ़ाया था ताकि आपको मतलब पता रहे कि एक्सेलरेशन ये dv बाई डी टी है, dx बाई डी टी है, dy बाई dx है, उसका मतलब पता रहे। तो ये dv बाई डी टी का मतलब क्या बता रहा है ये? कि vt कर्व का जो स्लोप होगा वही हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। और कौन सा एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलो मान लो कि एक पार्टिकल किसी t टाइम पे वो यहाँ पे, ये पॉइंट ए, दूसरे टाइम पे इस पॉइंट बी पे, और किसी टाइम पे पॉइंट सी पे, अगर हमें ये कौन सा कर्व है? वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हुआ है,
तो अगर एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए निकालना है तो क्या करेंगे, तो स्लोप ऑफ वीटी कर्व का मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये ध्यान रखना, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वीटी कर्व। तो यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं वेलोसिटी वाले पार्ट में। ये कितना एंगल बना रहा है, θ1, यहाँ पे भी निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ करो। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ये θ2 बना रहा है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो θ3 0 बना रहा है। एक्सेलरेशन एट ए tan θ1, एक्सेलरेशन एट बी tan θ2, और एक्सेलरेशन एट सी tan 0 यानी 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो जो भी आए अपने पास एक्सेलरेशन निकालना हो, अगर कर्व दे रखा हो वेलोसिटी टाइम का, तो आप क्या करोगे, स्लोप जो आएगा, टेंजेंट ड्रॉ करो उस कर्व पे, स्लोप निकालो यानी थीटा निकालो, tan θ1 tan θ2 की वैल्यू निकालो, वही हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना, क्लियर हो गया ये चीज, हाँ है ना। फटाफट बेटा रिप्लाई करते जाओ ताकि आगे बढ़ते जाए, ये सब में ज्यादा टाइम अपने को नहीं लगाना, जो कॉन्सेप्ट अच्छा होगा उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे अपन। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि 3 तरह के एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है इसमें। ठीक है, मतलब 3 केस पढ़ना है एक्सेलरेशन से रिलेटेड इस पूरे चैप्टर में। एक केस में पढ़ेंगे कि जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, दूसरे केस में देखेंगे कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और तीसरा केस देखेंगे कि जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो। यही 3 केस देखेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना, उसके बाद बस एक ग्राफ बचेगा। ठीक है, तो देखो यार पहला केस देखते हैं, केस फर्स्ट। पहले तो उनके पाथ के बारे में देखते हैं। मान लो एक्सेलरेशन जब 0 है, उस केस में वही अपने पास यही से आएगा बेटा, जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हो ना, ये पहले मैं पाथ ही सब बता रहा हूँ कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, पार्टिकल कैसे पाथ पे चलेगा, वो सब चीजें यही पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसमें डीप में और जाएंगे। पहले देखो, मान लो जब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया तो सोचो यार आपने क्या लिखा, ए वेक्टर इक्वल्स टू, हम लोग ऐसा केस मानते हैं कि पार्टिकल जो है, देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब भी आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करोगे तो जिस समय ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करोगे उस समय t इक्वल्स टू 0। ठीक है, t इक्वल्स टू 0, उसके बाद जहां से आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हो या जहां से पोजीशन मेजर कर रहे हो वहां से डिस्प्लेसमेंट 0। तो मान लो कि जब हमने ये पार्टिकल यहाँ पे था उस समय हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, और ये हमारा x इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इस समय पार्टिकल u से जा रहा है और एक्सेलरेशन कितना है पार्टिकल का, 0। मान लिया हमने t इक्वल्स टू टी टाइम पे कितनी हो गई वेलोसिटी, हमें अभी नहीं पता है कितनी वेलोसिटी होगी, और ये कितना दूर चल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक s डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, तो अब इसके बारे में जानते हैं। मान लो a वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया, 0, यानी ये क्या बताएगा, dv वेक्टर बाई dt इक्वल्स टू किसके बराबर, 0। यानी यहां से हमें क्या पता चलेगा कि वेलोसिटी जो है वो कैसा है, कांस्टेंट। यार कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, एक मिनट बेटा, हेलो, हाँ हाँ क्लास ही ले रहा हूँ मैं, हाँ ड्रॉपर वाले। या देखो ये जो v वेक्टर है वो क्या है हमारा, कांस्टेंट। v वेक्टर कांस्टेंट होने का मतलब, यहां से देखो मैंने वेलोसिटी वेक्टर के कांस्टेंट होने की बात की है, और अगर वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है यानी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि v वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर, u वेक्टर के बराबर होगा। यानी पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी किसके सेंस में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही क्या होंगे, कांस्टेंट। यानी ये पार्टिकल का अगर इस तरीके का जो मोशन हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है भाई, कांस्टेंट, और ये जो मोशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, फटाफट बोलो हाँ या ना। v वेक्टर यानी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं होगी। एक आदमी अगर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो वो जीवन भर 10 से ही चलता रह जाएगा। अब एक और बात देखो, अगर मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों ही कांस्टेंट हो गया, तो ना तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा और ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा।
तो डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हुआ यानी पार्टिकल कैसे पाथ पे मूव करेगा भाई? जो पाथ होगा वो पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन होगा। पाथ जो होगा वो पार्टिकल का कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा भाई। पाथ कैसा? स्ट्रेट लाइन। और एक बात देखो, मैं ये बोलूं पूछो कि क्या पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस कभी आएगा क्या? हाँ या ना ये बताओ। क्या पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा क्या? नहीं आएगा कभी। वो जीवन में कभी लौट के वापस नहीं आएगा, क्योंकि लौट के आने के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होना जरूरी है। आप जब तक आगे पीछे की तरफ मूव नहीं करोगे तब तक जब तक वेलोसिटी आपकी जीरो ना हो और डायरेक्शन आप क्या हो, डायरेक्शन रिवर्स ना हो। तो इस केस में क्या लिख सकते हैं कि पार्टिकल विल नेवर कम बैक टू, पार्टिकल विल never come back टू ओरिजिनल पोजीशन। अपने ओरिजिनल पोजीशन पे यानी इनिशियल पोजीशन की बात हो रही है, वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर मैं ये बोलूं कि यार इस केस में जो स्पीड होगा वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो हाँ कि ना ये बताओ। स्पीड जो होगा वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर बिल्कुल होगा, क्योंकि वो सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट। अगर स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम यानी डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। क्या हाँ या ना ये बताओ? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे बिना डायरेक्शन चेंज किए मूव कर रहा है, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम होंगे। क्या ये इससे रिलेटेड पूरा समझ आया आपको? हाँ या ना? चलो अब इसके बाद देखते हैं कि मान लो यहां से हमने देख लिया कि v वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट, और वो किसके बराबर होता है? तो u वेक्टर के बराबर। v वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है? कांस्टेंट। और u वेक्टर के बराबर होता है, मैं ऐसा लिख सकता हूं v इक्वल्स टू ds/dt इक्वल्स टू u वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूं। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वही क्या होता है? वेलोसिटी। यहां से अगर बात करें तो ds वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? u वेक्टर इंटू dt, और u कांस्टेंट है तो मैं इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर ला सकता हूं। ये लो भाई, अगर u कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर ला सकता हूं। अब लिमिट के बारे में थोड़ा यहाँ पे सीख लो कैसे पुट करना है, क्योंकि पूरे 2 साल अपने को लिमिट पुट करने आना चाहिए ढंग से। यहाँ पे थोड़े कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। तो देखो, जब भी लिमिट पुट करना है ना, तो आप वो 2 पॉइंट खोजो जहां पे आपको डेटा पता है। वेरिएबल कौन सा है? s और t। u तो कांस्टेंट है, तो हमें वो 2 इंस्टेंट खोजने हैं जहां का टाइम पता हो और वहां का डिस्प्लेसमेंट पता हो। तो देखो, एक t इक्वल्स टू 0 पे हमें पता है कि वो डिस्प्लेसमेंट 0, यानी t 0 पे भाई डिस्प्लेसमेंट 0 लिख दो। और एक t इक्वल्स टू t टाइम पे हमें पता है डिस्प्लेसमेंट कितना, s। चाहो तो आप ये ऊपर वाला ये पहले नीचे पुट कर सकते हो और ये ऊपर, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान रखना, मैंने बोला था लिमिट आप इन्वर्स करोगे, दोनों साइड करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं? तो ds का इंटीग्रेशन s वेक्टर इक्वल्स टू वो कितना आएगा, u वेक्टर इंटू t। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो यही होता है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी और स्पीड इंटू टाइम। क्लियर? जो हम पढ़ते आए हैं वो देखो किस तरह से यही आता है। स्पीड या वेलोसिटी इक्वल्स टू आप क्या लिखो, सॉरी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी और स्पीड इनटू टाइम, यही आता है। ठीक है, ये केस हमने देख लिया कब, जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हो, 0। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो हो वो कांस्टेंट हो। केस 2 देखते हैं हम लोग। केस 2, जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो भैया, कांस्टेंट। आओ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इसमें हम लोग बात 2 केस की करेंगे। एक केस जब एक्सेलरेशन जो हो वो वेलोसिटी के पैरेलल हो। एक्सेलरेशन क्या हो, वेलोसिटी के पैरेलल हो सकता है यार कांस्टेंट है, ये भी हो सकता है कि मैं इधर जा रहा हूं मेरा एक्सेलरेशन इधर है, ये भी हो सकता है मैं इधर जा रहा हूं और मेरा एक्सेलरेशन इधर। तो ये दोनों केस हम लोग देखते हैं कि जब एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर है तो कैसा पाथ होगा, क्या केस होगा। तो मान लिया, चलो भाई यहां से t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल u से जा रहा है, t इक्वल्स टू 0 पे, और थोड़े टाइम के बाद t इक्वल्स टू t पे पार्टिकल की वेलोसिटी v हो गई। कितनी? पार्टिकल की वेलोसिटी v हो गई। t इक्वल्स टू, ये t की बात है, और पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, s मीटर डिस्प्लेस हुआ।
कितना डिस्प्लेस हुआ, s मीटर। आओ चलिए यहां से देखते हैं पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी इधर के ही डायरेक्शन में है। यहां से देखते हैं क्या क्या हो सकता है। एक्सेलरेशन के बारे में पहले एक चीज आपको भी पता होगा कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी जो फोर्स जो होता है वो किसके डायरेक्शन में होता है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, हाँ या ना। जो फोर्स होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। अब एक बात देखो, यहां से देखो, अगर मान लो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। सोचो मैं इधर जा रहा हूं और मुझ पे कोई पीछे से फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा रहा है, मेरी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये बताओ। मेरी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, फटाफट बोलो। एक और चीज देखो, ऐसे कि मान लो ए वेक्टर इक्वल्स टू, मैं क्या लिखता हूं, तो डेल्टा वी वेक्टर अपॉन कितना, डेल्टा टी वेक्टर। कोई बात नहीं, यहां से देखो एक्सेलरेशन। सबसे पहले एक और बात आप ध्यान रखना कि जब भी वन डायमेंशनल मोशन को डील करना ना, तो उसमें किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव ले लेना, ठीक है, पूरे थ्रू आउट द मोशन, लेकिन कन्वेंशन वही रखना है। मान लो मैंने ये इधर ले लिया पॉजिटिव, इधर की तरफ ले लिया चलो भाई नेगेटिव, ठीक है। अब एक बात सोचो, अगर ये पॉजिटिव, या हम ऐसे लिख सकते हैं वी एफ वैक्टर माइनस वी आई वैक्टर अपॉन डेल्टा टी। यहां से देखो, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यानी वी एफ माइनस ऑफ वी आई जो आएगा वो भी पॉजिटिव होगा, हाँ या ना। वी एफ माइनस वी आई अगर पॉजिटिव है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वी एफ वैक्टर इज ग्रेटर देन वी आई वैक्टर। यानी ये क्या बता रहा है कि जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अगर पैरेलल होंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी सबसे पहली चीज हमें पता चली यहां से कि जब अगर दोनों एक दूसरे सेम डायरेक्शन में होंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वी एफ ग्रेटर देन वी आई यानी वी विल बी ग्रेटर देन यू। क्या यहाँ तक सभी को एक एक बात क्लियर, हाँ या ना, ये बताओ। सभी को एक एक बात क्लियर हो गया, वी विल बी ग्रेटर देन यू। वी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन यू होगा। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे पार्टिकल जो रहेगा वो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, वी एक ही डायरेक्शन में। यहां से देखो मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भाई क्या होगा, इंक्रीज। क्या डायरेक्शन चेंज होगा, क्या क्या डायरेक्शन चेंज होगा क्या, हाँ या ना, ये बताओ। क्या डायरेक्शन चेंज होगा नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहां से लिखेंगे डायरेक्शन विल रिमेन सेम, डायरेक्शन विल रिमेन सेम। पार्टिकल का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा जो कि इंक्रीज होगा। अगर मान लो पार्टिकल का की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन सेम है, यानी मुझे लगता है कि पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन, हाँ कि ना, ये बताओ। पाथ जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल एक एक पॉइंट सारी चीजें निकालते जा रहे हैं अपन, स्ट्रेट लाइन होगा। अब एक और बात देखो, यानी डिस्टेंस, और यहां से अगर बात करें तो क्या डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, हाँ या ना, ये बताओ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या सेम, और अगर अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम, मैं ये अगर लिखूं स्पीड जो होगा वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर, हाँ या ना, ये भी होगा। अब एक और चीज, ये जो रहेगा एक्सेलरेशन कैसा, कांस्टेंट। तो ये कैसा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ये कैसा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। क्या बोलते हो, समझ आया ये चीज। क्योंकि एक्सिलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। लेकिन ये रहेगा कैसा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। क्या ये केस से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर ऐसा हो तो सारी चीजें क्लियर हुई, हाँ या ना। एक एक पॉइंट मैंने सारी चीजें आपको बता दिया। कोई भी चीज याद नहीं रखना, अपने को बिल्कुल बुद्धि उतनी चलनी चाहिए कि अपन सोच सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मान लो
केस सेकंड देखते हैं इसमें, जब एक्सेलरेशन जो हो वो एंटी पैरेलल टू वी वेक्टर हो, यानी हम जा कहीं और रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। चलो यार आगे बढ़ते हैं। ए अगर एंटी पैरेलल टू किसके, वेलोसिटी वेक्टर के। आओ चले केस लेते हैं यहां से, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ u है, कब, t इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। किसी भी t टाइम पे यार कोई एक डायरेक्शन तो मानना पड़ेगा, तो मान लो t इक्वल्स टू t पे पार्टिकल इधर की तरफ v से जा रहा है। अब दोनों एंटी पैरेलल है, यानी पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर की तरफ है भाई, पार्टिकल का एक्सेलरेशन पीछे के डायरेक्शन में। ये मान लो s डिस्टेंस चला हुआ है, ठीक है, या वही डिस्प्लेसमेंट, अभी बात करते हैं अपन क्या होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन सब के बारे में। हमने चलो इधर मान लिया पॉजिटिव, इधर की तरफ मान लिया नेगेटिव। ये आप शुरू से ही आदत लगा लेना इस पॉजिटिव नेगेटिव चीज को मानने का, क्योंकि शुरू में सवाल तो बिना उसके माने आसानी से हो जाएगा, लेकिन कई जगह पे जो आएगा, जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, वहां पे आपका साइन जो है वो सारी चीजें गलत कर देगा अगर आपने प्रॉपर नहीं लिया तो चलो आओ देखते हैं। पहला पॉइंट हम लोग देखें, एक्सेलरेशन ए वेक्टर क्या है, तो वी वेक्टर वी एफ माइनस ऑफ वी आई अपॉन डेल्टा टी। पहले एक बात देखो, इस मोशन में पहले एक बात बताओ, सवाल ऐसा हो रहा है कि मैं इधर जा रहा हूं, मुझ पे फोर्स पीछे लग रहा है, ठीक है। अब एक बात सोचो, क्या थोड़े समय बाद वेलोसिटी जीरो होगी, हाँ या ना, क्या थोड़े समय बाद वेलोसिटी जीरो होगी भाई। ये जो होगा इस केस में, फोर्स इक्वल्स टू, मुझ पे अगर मेरा रिटार्ड एक्सेलरेशन पीछे है तो वो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को अगर इस साइन कन्वेंशन के साथ लिखे तो अपन क्या लिखेंगे, नेगेटिव। इसको पहले दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। दो पार्ट में कौन सा, तो दो पार्ट जो आएगा उसको देखो कौन कौन से पार्ट में ब्रेक कर रहे। एक बिफोर v इक्वल्स टू 0 और एक बार आफ्टर v इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना दोनों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना। एक बार ध्यान रखो, एक बार तो हमें बिफोर v इक्वल्स टू 0 होने से पहले की कहानी देखनी है, और एक बार v इक्वल्स टू 0 होने के बाद की कहानी देखनी है अपने को। दोनों केस अलग अलग अपन समझते हैं। देखो यार, जब तक ये वेलोसिटी 0 नहीं हो रही है, ठीक है, यहां से देखो a वेक्टर इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, a हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये चीज तो पता है अपने को यार। इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, a हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये ऑलवेज, चाहे वो दोनों में से कोई सा भी केस हो। हमें ये यहां से देखिए, a इक्वल्स टू नेगेटिव यानी डेल्टा v, नेगेटिव यानी वी एफ वेक्टर माइनस ऑफ वी आई वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ये अगर नेगेटिव आ रहा है, यानी हमारा हम क्या बोलेंगे कि वी आई वेक्टर विल बी ग्रेटर देन वी एफ वेक्टर, हाँ कि ना, ये बताओ। वी आई वेक्टर विल बी ग्रेटर देन वी एफ वेक्टर। ये तब की बात है जब बिफोर वी जीरो की बात कर रहे हैं, बिफोर v इक्वल्स टू 0, उससे पहले की कहानी अपन समझ रहे हैं कि धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, और एक समय आएगा एट t इक्वल्स टू एनी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मान लो धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही है, यानी v तो 0 होना तय है, हाँ कि ना। इससे जैसे ही अगर आप रिटार्डेशन पीछे की तरफ लगाओगे, धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और एक समय पार्टिकल की वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, यानी उस समय तक बिफोर v इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं अपन। उस केस में क्या मैं बोलूं, स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, हाँ कि ना, ये बताओ। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यार एवरेज स्पीड की बात करें उस समय तक सेम होगा, हाँ या ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्या आप भी यही मानते हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आप भी मानते हो सेम होगा, हाँ है ना। मैं ये बोल रहा हूं, देखो इस केस में क्या होगा, जरा होगा क्या ये चीज देखो। पार्टिकल पहले आराम से यहां तक जाएगा, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी। अभी पहले हम यहां से लेकर के यहां तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये चीज देख लिया कि यार अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी धीरे धीरे 0 होना तय है, वेलोसिटी धीरे धीरे 0 होगी भाई। पहले हम वो केस अपन देख रहे हैं। क्या लिख रहे हो रजनी,
नहीं होगा सेम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक बात देखो, मैं कब की बात कर रहा हूं, यहां से देखो बेटा, जब बिफोर v इक्वल टू 0 होने की बात है उस समय तक मैं बोल रहा हूं। उसमें आदमी यहां से लेके यहां तक जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा, जितना दूर इधर जाएगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा बिफोर v इक्वल टू 0, ये उसकी बात कर रहा हूं मैं। क्लियर हुआ? चलो भाई अच्छी बात है, समझ आ गया। अब इसके बाद देखो एवरेज, यहां से एवरेज स्पीड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें आ गई। पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, इस केस में भी पाथ कैसा? स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब एक बात देखो, ये जो आएगा, जो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है ना, वो वेलोसिटी को डिक्रीज करना चाहता है। ये जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? तो वो वेलोसिटी को डिक्रीज करना चाहता है। इसी एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। किसको? रिटार्डेशन भी बोलते हैं, और या फिर डिसेलरेशन भी बोलते हैं। आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, रिटार्डेशन भी मिल सकता है और डिसेलरेशन भी मिल जाएगा। डिसेलरेशन या रिटार्डेशन का मतलब क्या होगा, ध्यान रखो कि पार्टिकल की वेलोसिटी कहीं और, एक्सेलरेशन कहीं और, मतलब अपोजिट डायरेक्शन कहीं और होगा तो पाथ अलग हो जाएगा। पार्टिकल की वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, उसी को रिटार्डेशन और डिसेलरेशन बोलते हैं। क्या ये क्लियर हुआ? दोनों का मतलब समझ आया पहले, हाँ कि ना? क्या ये क्लियर हुआ? पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें सेम। अब एक बात देखो, अब इसके बाद अगर मान लो कंटिन्यू रहा, यहां से मान लो एक्सेलरेशन अभी भी लग रहा है, एक्सेलरेशन अभी भी लग रहा है। अब एक बात सोचो, पार्टिकल रुक गया थोड़ी देर के लिए, एक्सेलरेशन अभी भी लग रहा है, अब क्या होगा? तो चलो यार भाई, पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, हाँ या ना? लेकिन किस डायरेक्शन में? इन अपोजिट डायरेक्शन। पार्टिकल की जो v होगी अब इंक्रीज होगी। क्या ये चीज मानते हो आप, हाँ या ना? पार्टिकल जैसे मान लो रुका, उसके बाद भी अगर एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी अब इंक्रीज होगी, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। अब अगर मैं बोलूं कि क्या किसी, इस केस में क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम, हाँ कि ना? जब अपोजिट डायरेक्शन में आना शुरू हो गया, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, मैं t इक्वल टू 0 से उस समय तक की बात नहीं होगा भाई, क्योंकि ये, अब एक बात देखो क्या होगा, ये लौट के आना शुरू हो जाएगा, ये लौट के आना शुरू हो जाएगा। तो अब डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये पूरा ऐड करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यही होगा। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा और ये हमारा डिस्टेंस होगा। तो इसीलिए डिस्टेंस जो होगा इज नॉट इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। स्टार्टिंग से बात हो रही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अब सेम नहीं होगा। डिस्टेंस ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा ही होता है यार, डिस्प्लेसमेंट से तो कम हो नहीं सकता। एक समय आएगा जब पार्टिकल जो होगा वो, पार्टिकल विल रीच एट ओरिजिनल पोजीशन, पार्टिकल विल रीच एट ओरिजिनल पोजीशन, हाँ कि ना? ये बताओ। पार्टिकल जो होगा एक समय ऐसा आएगा जब अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचेगा, बिल्कुल आएगा भाई। थोड़ी देर जब लौटना शुरू किया तो कभी ना कभी तो आएगा ही। उसके बाद पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन अभी भी लग रहा है, मान लो एक्सेलरेशन, वो जो अब इसके बाद वो एक्सेलरेट कर रहा है चीजों को, अब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे नेगेटिव होगा, एंड देन आफ्टर इट विल बिकम नेगेटिव, देन आफ्टर इट विल बिकम नेगेटिव। इसके बाद जो होगा वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। क्या बोलते हो, हाँ या ना? इसके बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होना शुरू हो जाएगा? नेगेटिव। पार्टिकल नीचे, जो ओरिजिन है उससे और पीछे जाना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हाँ या ना? ये बताओ, फटाफट बोलो। अरे भाई इसके बाद तो नेगेटिव ही जाएगा ना। अब एक और चीज मुझे ये बता दो, थोड़ा क्लियर करो, कि मैं ये बोलूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सही है या गलत है? ये बताओ, करेक्ट या इनकरेक्ट? इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, करेक्ट या इनकरेक्ट? ये बताओ। करेक्ट है भाई, वो तो बताया था, शुरू में ही बता दिया था मैंने कि हमेशा चाहे कैसा भी मोशन हो, और अगर मैं बोलूं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, क्या आएगा?
इक्वल आएगा या ग्रेटर आएगा, इक्वल या ग्रेटर, एवरेज स्पीड इक्वल आएगा या ग्रेटर आएगा भाई, शुरू से हर चीज हम लोग टाइम t इक्वल टू 0 से ग्रेटर आएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीड भी क्या होगा, ज्यादा। बहुत बढ़िया, अच्छी बात समझ आ रही है अपने को। अब एक बात देखो, एक सवाल का जवाब मुझे दे दो, एक सवाल का जवाब दो, अगर मैं ब्रेक लगाता हूँ, जैसे मान लो कोई व्हीकल पे मैं जा रहा हूँ, उस केस में अगर मैं कोई ब्रेक वगैरह अप्लाई करता हूँ, तो यार उस केस में तो ऐसा नहीं होता है कि ब्रेक हम अप्लाई कर रहे हैं मतलब रिटार्डेशन ही है। ब्रेक अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो है तो एक तरह से रिटार्डेशन ही, लेकिन उस केस में तो ऐसा होता नहीं है कि हम पीछे की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्यों? हमने ये बोला कि यार वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन इधर दोनों क्या होंगे, चलो यार थोड़ी देर बाद ये लौटना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये चीज तो सभी को पता होगी कि हाँ यार चलो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं मतलब पीछे के डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। तो हम ऐसा क्यों नहीं होता है, ब्रेक अप्लाई करते रहो, आप थोड़ी देर बाद रुको और पीछे की तरफ आना शुरू हो जाओ। थोड़ा थोड़ा आप सही जगह पहुंच रहे हो। देखो उसका रीजन ये होता है कि मान लो जैसे ही आपकी गाड़ी रुक गई, जैसे मान लो सपोज आप गाड़ी ये चला रहे हो, इधर की तरफ वेलोसिटी है, इधर ये रिटार्डेशन है, तो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, जैसे ही गाड़ी रुक जाती है उस पे पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगना बंद हो जाता है, उस पे पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगना बंद हो जाता है, इसीलिए वो लौट के आना शुरू नहीं होता है। तो उस केस में हमारी कहानी बस यही तक खत्म हो जाती है। और अगर वो पीछे फोर्स लग रहा होता, मैं बोल रहा हूँ कि देखो जैसे ही मान लो हमने ब्रेक अप्लाई किया, हमें पता है मैं इधर जा रहा हूँ, ब्रेक अप्लाई किया मतलब एक्सेलरेशन तो पीछे है, रिटार्डेशन ही है एक तरह से। अब जैसे ही मैं अगर ये जैसे ही थोड़ी देर बाद वेलोसिटी जीरो होगी, ये बात हमें पता है यार, रिटार्डेशन है मतलब वेलोसिटी जीरो होनी तय है। अब वेलोसिटी जीरो हुई, उसके बाद उस गाड़ी पे पीछे के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है, लेकिन इस केस में हमने ये माना था कि पीछे के डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूअसली लगते जा रहा है, इसीलिए वो आदमी लौट के आ रहा है। इस वाले केस में इसीलिए गाड़ी पीछे नहीं आती, क्योंकि जैसे ही गाड़ी रुकी इस पे फोर्स पीछे के डायरेक्शन में लगना बंद हो गया, यानी हमारा बस यही तक का केस आता है उसमें। इसीलिए जब भी अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी कहानी उस गाड़ी की यही तक खत्म हो जाती है, इसके बाद की कहानी शुरू ही नहीं होती। समझ आया पहले, हाँ कि ना, ये बताओ। क्लियर हो गया? चलो यार अच्छी बात है, समझ आ गया। ये हमारा हो गया कब की बात, जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जीरो हो, ये सारी चीजें देख ली। थोड़ा एक्सेलरेशन का जो मैंने बोला था एक दो सवाल कराऊंगा, पहले वो करा देता हूँ मैं, ठीक है? अगली क्लास में अपन इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके क्वेश्चन करेंगे। और ध्यान रखना प्रीवियस ईयर थोड़े अच्छे सवाल करेंगे तो थोड़ा बिल्कुल प्रिपेयर हो के आना आप लोग। चलो यहाँ से देखो यार, चलो मान लो ये एक आदमी इधर से 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, थोड़ी देर बाद इधर जाने लगा। ये एक बात बताओ, क्या एक्सेलरेटेड मोशन हुआ या नॉन, या कौन ये नॉन एक्सेलरेटेड? एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो या नॉन जीरो? एक्सेलरेशन यहाँ से इधर जाने लगा, जाद इधर भी 10 से ही रहा है उधर भी 10 से, एक्सेलरेशन जीरो या नॉन जीरो? ओहो, जीरो, जीरो, नॉन जीरो है बेटा। मैंने क्या बोला, ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन कितना, टाइम टेकन। यार एक बात देखो, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कोई भी एक चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, दोनों केस में वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो ये नॉन जीरो वैल्यू, तो ये भी नॉन जीरो वैल्यू। क्या समझ आया, ये मतलब समझ आया पहले, हाँ या ना? फटाफट बोलो यार जल्दी से। एक्सेलरेशन, अब एक बार देखो, मान लो ये कितने टाइम में चेंज हुआ है, ये जो डायरेक्शन चेंज करने में टाइम लिया है वो 0.1 सेकेंड का टाइम लिया है। हमें एक्सेलरेशन निकाल करके फटाफट बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू। वो अभी सर्कुलर मोशन में तो बहुत सारी चीजें आएंगी, टेंजेंशियल, रेडियल एक्सेलरेशन, वो सब उस समय थोड़ी फील कराऊंगा मैं, लेकिन अभी तो यहाँ से ये वाली बात करो भाई। ये बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू, फटाफट बोलो जल्दी से। डायरेक्शन मेन है, डायरेक्शन की वैल्यू नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टर्म्स में आपको बताना है। ये मानो नॉर्थ, ये मान लो भाई साउथ,
ये मान लो ईस्ट और ये मान लो वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टर्म्स में बताओ फटाफट क्या होगा। ये तो देखो यार कितना आ रहा है 10√2। 10√2 गलत आंसर है बेटा, थोड़ी बुद्धि लगाओ, कुछ गलत कर रहे हो, छूट रहा है कुछ ना कुछ। और मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट भी आपका गलत है, इसीलिए तो मैंने सवाल कराया। इसीलिए बोला था बेटा कि जिस समय मैं बता रहा हूँ थ्योरी उस समय थोड़ा ध्यान से सुना करो। वही आप लोग क्या करते हो, हाँ यार ये तो चीजें आता है, एक्सेलरेशन कौन सी सुनेगा, यही चीज आप गलत करते हो। डायरेक्शन ठीक से देखो, डायरेक्शन हाँ शिवम का सही हो गया, शिवम का सही है। कोमल बेटा आपका भी गलत है। देखो यार डायरेक्शन, मेन तो डायरेक्शन के लिए बोला मैंने ताकि जो चीजें आप जहां गलती करते हो वो सही हो जाए। 20 × 10⁻1/2 ये भी गलत है। हाँ कार्तिक तुम्हारा सही हो गया। डायरेक्शन निकालो, मैग्नीट्यूड तो मुझे लग रहा है यार सभी निकाल लेंगे, अब कुछ लोग उसमें भी गलती कर रहे हैं, बताओ यार। ऐसा तो नहीं करना चाहिए तुम लोग को। अमित तंवर तुम्हारा भी सही है, बहुत बढ़िया। दीपिका बिंजोला तुम्हारा भी सही है, नॉर्थ वेस्ट। देखो सही डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होगा यार, मैंने क्या बोला था आपको, यही चीज आप गलती करते हो। और पता है आप लोगों ने जो जो ऑप्शन दिए है ना, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, वो दोनों ऑप्शन में जरूर होंगे और वही गलती करोगे और उससे से 4 नंबर आपके चले भी जाएंगे। यहाँ से देखो भाई फटाफट देखो। अब बोलोगे सर ये सवाल थोड़ी आएगा, भाई आगे कहीं ना कहीं तो काम आता है ये। चलो इधर देखो, ये वी इनिशियल, ये हमारा वी फाइनल। हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर इक्वल्स टू डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। हमें क्या करना है, तो लो भाई वी एफ माइनस ऑफ वी आई वेक्टर, इसको मैंने कैसे लिखा था, तो यहां से देखो वी एफ वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी आई वेक्टर। ध्यान रखना बेटा ये जो काइनेमेटिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो खत्म होने से पहले आप वेक्टर जरूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि रिलेटिव में भर भर के यूज होगा ये सब। यहाँ से देखो अब क्या करना अपने को, तो वी एफ और वी आई को उल्टा करना है। तो देखो यार ये वी आई तो इधर, वी एफ अपना इधर है, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। अब वी आई को उल्टा करना है, मतलब इधर की तरफ आएगा, ये माइनस ऑफ वी आई इधर की तरफ उल्टा करेंगे इधर आएगा भाई। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री। तो चलो यार क्या करेंगे, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, ये इनके बीच का थीटा जो लेना था वो 90 यूज करेंगे, क्या आएगा, तो वी आई स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर माइनस 2vi इंटू वी एफ इंटू कॉस थीटा। ये थीटा 90 डिग्री इस पूरे टर्म्स को खा जाएगा। फाइनली कितना आएगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना, तो 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू, तो 10√2 अपॉन कितना, 10√2 अपॉन कितना 0.1 यानी 100√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक और बात देखो, जो डायरेक्शन आएगा तो देखो यार इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो हमारा डायरेक्शन देगा किसका, एक्सेलरेशन का, यानी डेल्टा वी का, जो कि इधर कहीं आएगा। डेल्टा वी का भी डायरेक्शन यही होगा और एक्सेलरेशन का भी यही होगा। थीटा निकालना है, ये लो भाई थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, चाहो तो वो फॉर्मूला जो लिखा था उससे भी करोगे तो यही आएगा। परपेंडिकुलर है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/10 यानी कितना 1, सॉरी हाँ 1 आएगा, तो थीटा कितना 45 डिग्री। अब एक बार देखो यहाँ से ये कितना आएगा, नॉर्थ वेस्ट। क्या ये आपको क्लियर हुआ, हाँ कि ना, क्या ये क्लियर हो गया। ऐसी रिपीट कर दें, यहाँ से देखो मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर इक्वल्स टू, ये सब तो लिखा रखा था मैंने, मैं ये बोल रहा हूँ क्या कि ये वी एफ ऊपर की तरफ है वही रहने दो, वी आई इधर की तरफ था उल्टा करो, उल्टा करोगे माइनस वी आई, डेल्टा वी इक्वल्स टू यही आएगा वी आई स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर माइनस 2vi वी एफ कॉस थीटा। ठीक है, बस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, थीटा तो 90 है 10√2 और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो यही हमारा क्या होगा, डेल्टा वी का डायरेक्शन। क्या क्लियर हुआ, हाँ कि ना।
जल्दी बोलो, रब करो मैं। क्लियर? ओके, चलो एक सवाल अब घर के लिए लिख लो। यहां से देखो, मान लो एक पार्टिकल ऐसे पाथ पे जा रहा है, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ है v, एक ऐसा सर्कुलर पाथ है, थीटा एंगल उसने मूव किया और वो इस समय वेलोसिटी इधर की तरफ हो गई v। ठीक है भाई, थीटा एंगल उसने मूव किया है, हमें पता है टेंजेंट के लॉन्ग होगी वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, ये फॉर्मूला चाहो तो आप याद रख लेना, कई जगह काम आता है, डायरेक्ट सवाल आया हुआ है इस पे। चलो भाई, डेल्टा वी की वैल्यू, डेल्टा वी निकालना, ये घर से सवाल है आपका। सवाल समझ आया पहले, हाँ या ना? क्या सवाल समझ आ गया आपको? अरे भाई बताओ यार, सवाल समझ आया कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ कि पार्टिकल एक ऐसे पाथ पे जा रहा है, सर्कुलर पाथ है, ये इस समय वेलोसिटी v है और इस समय कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यहाँ भी v है वहां भी v है, थीटा एंगल जब रोटेट हो गया तो चेंज इन वेलोसिटी बतानी है, बाकी हो टाइम दे दूंगा तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अभी करवा दो, समझ नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक दिन का समय है, कुछ तो समझ के घर से आओगे। पार्टिकल ऐसे पाथ पे जा रहा है, यहाँ वेलोसिटी इधर है, बाद में इधर की तरफ हो गई, चेंज इन वेलोसिटी बताना है। चेंज इन वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा वी वेक्टर इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल वेक्टर। ये हमारी वी फाइनल वेक्टर है, ये हमारी वी इनिशियल वेक्टर है। दो फॉर्मूले जो यूज होंगे वो देख लो। यहाँ से देखो भाई, cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, और ये दूसरा ये याद रख लो, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान रखना, ये फॉर्मूले थोड़ा फिजिक्स में फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, तो आप इसको कहीं साइड में लिख लेना, यूज होते रहेगा ये बार बार।